एक लड़की जो कि बस डिपो पर खड़ी, वो कभी अपने कपड़ों को झाड़ रही थी, कभी अपने कपड़े सही कर रही थी, कभी इधर उधर डर के खौफ से देख रही थी। तो एक व्यक्ति और वहीं पर खड़ा हुआ था उसके पास, और वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। ये सब बात एक वहाँ पे खड़ा हुआ गार्ड देखता होता है, और वो चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल करता है 1098 पर, और बोलता है कि यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जिसकी मनोस्थिति ठीक नहीं लग रही है, और एक व्यक्ति है जो उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, आप आइए। और जब पुलिस आती है तो पुलिस के सामने एक ऐसा राज खुलता है जिसे सुनकर किसी के भी होश और हवास खो सकते हैं, क्योंकि उस लड़की के साथ हुआ था सामूहिक बलात्कार। ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं, पूरे 5 लोगों ने किया था। उस नाबालिग लड़की के साथ 5 लोग, वो कौन थे जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था? कौन था वो व्यक्ति जो उस लड़की के पास आने की कोशिश कर रहा था, और वो कौन थी लड़की जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ था? जानते हैं आज की इस सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूँ जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की ही राजधानी है देहरादून। ICBT में एक लड़की खड़ी थी जो दिमाग से पूरी तरह से पूर्ण नहीं लग रही थी, लेकिन वो कभी अपने कपड़ों को सही कर रही थी, कभी अपने कपड़ों को झाड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ है जो वो हटाने की कोशिश कर रही है, और उसकी हालत दुर्दशा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ किया गया है। तभी एक व्यक्ति उसकी तरफ देख रहा था और उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो घबरा भी रहा था कि कोई उसे देख नहीं ले। वहीं पे खड़ा हुआ एक गार्ड जब ये सारी बात देखता है और लड़की को देखकर उसको लगता है कि वो नाबालिग है, 1098 यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल करता है, और कॉल करके बताता है कि मैं देहरादून के ICBT बस स्टैंड से बोल रहा हूँ, और यहाँ पर एक लड़की है जो कि दिमाग से पूर्ण रूप से ठीक नहीं लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ हुआ है। आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले, पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं, उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं। उस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो खाने को मांगती है, उसे खाना दिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तब वो बोलती है कि गंदा हुआ है, गंदा हुआ है, ये कहकर वो रोती है, और वो आगे कुछ नहीं बोल पाती। उससे कहा जाता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो वो बोलती है पंजाब पटियाला। इतना कहना था कि चाइल्ड वेलफेयर वाले समझ जाते हैं, लेकिन वो लड़की पूरी तरह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसलिए ICBT के जो बस स्टैंड होता है, वहाँ के जो CCTV कैमराज होते हैं वो खंगाले जाते हैं। उसमें उस व्यक्ति की फुटेज नजर आती है जो कि उस लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था। बार बार उसका फुटेज निकाला जाता है, प्रिंट आउट निकाला जाता है उसका फोटो, और इधर उधर सर्कुलेट किया जाता है। आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि आप इस व्यक्ति को जानते हो? काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ, हम इसको जानते हैं। उसकी पुष्टि की गई एक बस कंडक्टर के रूप में। अब पुलिस के पास एक नाम आया था एक बस कंडक्टर का, उसको पुलिस हिरासत में लेती है और बोलती है कि तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? तुम इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे, या तुमने क्या किया है इसके साथ? तुम बताओ। पहले वो कहानियां बुनता रहता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सच उगल देता है। वो बताता है कि 12 अगस्त 2024 लगभग शाम के 4 बजे थे। ये लड़की दिल्ली के कश्मीरी गेट पर खड़ी हुई थी। वहां पर ये पंजाब के पटियाला में जाने की कोशिश कर रही थी, उसी के लिए वो बस तलाश कर रही थी। ये वहां पर खड़े व्यक्तियों से बोलती है मुझे पंजाब पटियाला जाना है, मैं कैसे जाऊं? लेकिन इस आजकल की बिजी जिंदगी में कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दे पाता। लोग अपने अपनी भाग दौड़े में लगे रहते हैं, इसलिए कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता। तभी ये सब खड़ा हुआ एक बस का कंडक्टर देख रहा होता है। वो बोलता है तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की बोलती है मुझे पंजाब पटियाला जाना है, लेकिन बातों से लग रहा था कि वो मानसिक रूप से पूरी तरह से ठीक नहीं है। तभी उस कंडक्टर के मन में एक लालच आ जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, ये बस खड़ी है, तुम इसमें बैठ जाओ, ये पंजाब पटियाला जा रही है, और जब तुम्हारा बस स्टॉप आएगा तुम्हें हम बता देंगे, तुम उतर जाना। लेकिन दरअसल वो जो बस खड़ी थी वो देहरादून डिपो की थी। ये उत्तराखंड देहरादून जाने वाली थी, न कि पंजाब। लेकिन उस समय उस कंडक्टर के मन में कुछ आपत्तिजनक, कुछ गलत विचार थे, जिसकी प्लानिंग के तहत उसने इस बस में लड़की को बैठने के लिए कहा। लड़की उस बस में बैठ जाती है, वो किसी से कुछ नहीं बोलती। कंडक्टर उसके पास ही बैठा रहता है ताकि किसी से कुछ बात नहीं कर सके, कोई इससे पूछ नहीं सके कि कहाँ जा रही है।
ये रास्ता ऐसे ही चलता रहता है। कंडक्टर उससे बोलता रहता है कि तुम परेशान मत हो, हम पंजाब पटियाला जा रहे हैं, जब भी तुम्हारा स्टॉप आएगा तुम्हें हम उतार देंगे। लड़की बहुत खुश थी कि वो अपने घर जा रही, क्योंकि वो बोल रही थी कि पंजाब में उसका घर है। लगभग रात के 10:30 बज जाते हैं और ये बस उत्तराखंड के देहरादून डिपो पे पहुंच जाती है, क्योंकि वो वहाँ का लास्ट स्टॉप था। बस वहाँ पर जाकर खाली हो जाती है, सारे पैसेंजर जो बस में सवार थे वो सब उतर जाते हैं। तब ये लड़की उस पर रह जाती है। तो वो कंडक्टर लड़की से बोलता है कि तुम अभी रुकी रहो, यहाँ से एक और बस बदलनी पड़ेगी, उसमें तुम्हें बिठा लेंगे, फिर तुम पंजाब पटियाला जाओगी, फिलहाल तुम इसमें रुको। फिर वो गेट बंद कर देते हैं बस का, और कंडक्टर और जो बस का ड्राइवर होता है वो उस लड़की के साथ बदसलूकी करने लगते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, इधर उधर टच करते हैं और उसके साथ वो सामूहिक बलात्कार करने लगते हैं। लड़की विरोध करने की कोशिश करती है, उनको हटाती है, तो उससे बोलते हैं कि तुम खामोश रहो, तुम्हें क्या पटियाला नहीं जाना है? अगर तुम्हें पंजाब पटियाला जाना है तो जो हम कर रहे हैं हमें करने दो, तुम ऐसा करोगी तभी हम तुम्हें उस बस में बिठा देंगे और तुम आराम से अपने घर चली जाओगी। ये बस का जो कंडक्टर और ड्राइवर थे लड़की के साथ बदसलूकी कर रहे थे, उसका बलात्कार कर रहे थे, तभी आवाज़ें उसकी बाहर तक बस के आने लगी। वहीं पर उस बस के पास एक और बस खड़ी हुई थी। जो बस से खड़ी थी ये ऋषिकेश से दिल्ली जाने वाली बस थी। उसके अंदर भी पैसेंजर नहीं थे, खाली बस थी, लेकिन बस में 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। जब ड्राइवरों को ये आवाज़ सुनाई दी जिससे लग रहा था कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो उस बस के अंदर जाते हैं। लेकिन जाने के बाद जब वो देखते हैं तो ड्राइवर और कंडक्टर उस लड़की के साथ रेप कर रहे होते हैं। तब वो उससे बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं अच्छा भाई तुम भी कर लो, लेकिन किसी से कुछ मत कहना। तो वो बोलते हैं हाँ कि तुम कर रहे हो तो हम भी ये काम करेंगे। यानी उस बच्ची की मदद करने के बजाय वो दोनों भी उसके साथ रेप करने के लिए शुरू हो जाते हैं। अब कंडक्टर और पहला ड्राइवर रेप कर चुका था, ये दोनों ड्राइवर भी उसके साथ रेप करने लगते हैं। तभी कंडक्टर बोलता है कि मेरे पास जो कैश है मैं कैशियर को जमा कराता हूँ, जब तक तुम ये सब संभालो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कंडक्टर कैश जमा करने कैशियर के पास जाता है तो कैशियर उससे बोलता है कि तुम्हारी बस तो 2-2.5 घंटे पहले आ चुकी है, इतनी देर से तुम आज कैश जमा करने कैसे आए? वैसी तो हड़बड़ी रहती है तुम्हें कैश जमा करने की, आज क्यों देर हो गई? तो वो कंडक्टर थोड़ा सा घबराता हुआ बोलता है मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था। वो कैशियर फिर से बोलता है कि तुम कहाँ बिजी हो गए थे? बस तो तुम्हारी इतनी देर से खड़ी है, क्या कर रहे थे बस पे? तब ये और ज़्यादा बातें नहीं बना पाता, घबराने लगता है और फिर बोलता है कि साहब एक लड़की है बस के अंदर, अगर आपको चाहिए, आपको काम करना है तो फिर आ जाएं। इतना कहना था कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके खुशी के ठिकाने नहीं रहते। वो एक वहीं पे खड़े व्यक्ति जो कैशियर के पास ही खड़ा था हेल्प के लिए, उससे बोलता है कि ये कैश तुम संभालो, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, और उस कंडक्टर के साथ चला जाता है देहरादून की जो डिपो की बस थी, खाली बस जिसके अंदर वो लड़की थी उसमें। अब वहाँ पर जाकर देखता है तो 2 ड्राइवर उसके साथ रेप कर रहे होते हैं। कैशियर को देखकर वो दोनों रुक जाते हैं, बोलते हैं कि साहब आए हैं, अच्छा साहब पहले आप कर लो, हम बाद में करेंगे। यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई खाना खा रहा हो, पहले आप खा लो बाद में हम खा लेंगे, क्योंकि वो लड़की तो उनके लिए खिलौना सी बनी हुई थी जिससे वो लोग खेल रहे थे। तो ये कैशियर साहब आते हैं, लड़की को बचाने के बजाय ये भी वही करते हैं, उसके साथ बलात्कार करने लगते हैं। कैशियर उसके साथ बलात्कार करते हैं, फिर वो दोनों ड्राइवर जिनका काम अधूरा रह गया था वो भी बलात्कार करते रहते हैं जब तक कि उनका दिल नहीं भर जाता। बारी बारी से ये 5 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। अब बलात्कार करने के बाद उस लड़की से बोला जाता है कि तुम किसी से कुछ नहीं कहना है, चलो हम तुम्हें पंजाब की बस में बिठा देते हैं। और उस लड़की को वो बस से उतार कर पंजाब की बस के लिए डिपो पर खड़ा कर देते हैं। लेकिन बस आने में समय था और ये जो कंडक्टर था ये दूर से उस पर निगाह रखा हुआ था ताकि वो किसी को कुछ बता नहीं सके। वो देख रहा था कि ये कब बस में बैठे और कब मैं यहाँ से जाऊँ। वो उसके पास जाने की कोशिश भी कर रहा था, उससे कहने की कि तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, लेकिन जाता हुआ वो थोड़ा घबरा रहा था कि मुझे कोई देख नहीं ले, मुझ पर कोई शक नहीं कर ले। लेकिन ऐसी ही हुआ, कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता। तभी जो वहाँ पर खड़ा गार्ड था उसने इस लड़की की स्थिति देखी, जिससे उसको पहचान हुई कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है और ये कुछ घबराई हुई सी लग रही है और ये जो व्यक्ति है इसके पास जाने की कोशिश कर रहा है और ये व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा, जिसकी वो जानकारी पुलिस को देता है। और पुलिस उस कंडक्टर को पकड़ने के बाद इस मामले की पूरी तह तक पहुँचती है। जब पुलिस ये सुनती है तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि 5 लोग मिलके इतनी दरिंदगी
इतनी हैवानियत एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ कैसे कर सकते हैं? क्या उनको बिल्कुल भी उस बच्ची पर रहम नहीं आया? एक तो वो मानसिक रूप से भी पूरी तरह से ठीक नहीं थी और उसके बाद उसके साथ ऐसा सलूक। जिन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया उसमें एक व्यक्ति का नाम धर्मेंद्र कुमार था, जिसकी उम्र लगभग 32 साल की थी। यह हरिद्वार के बंजारा गांव का रहने वाला था। दूसरे व्यक्ति का नाम देवेंद्र था और ये हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला था। इसकी उम्र लगभग 52 से 57 साल की थी। तीसरा जो व्यक्ति था इसका नाम रवि कुमार था। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नवाबगंज के गांव सीरा का रहने वाला था। जो चौथा व्यक्ति था इसका नाम राजपाल था। ये हरिद्वार के बंजारा गांव का था। इसकी उम्र लगभग 57 साल की थी। पांचवा जो व्यक्ति था इसका नाम राजेश कुमार था। ये हरिद्वार के पटेल नगर का रहने वाला था। ये टोटल 5 व्यक्ति थे जिन्होंने इस बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया था। उन 5 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया और जब उस बच्ची का पता लगाया गया तो पता चला कि ये बच्ची पटियाला पंजाब की नहीं, ये देश का जिला मुरादाबाद है, वहीं का एक गांव लगता है मोंडा पांडा, वहां की रहने वाली है। जब बच्ची के घर जाते हैं उसके बारे में पूछते हैं कि तुम्हारी बच्ची कहाँ है, तो घर वाले बोलते हैं कि हमारी बच्ची जो है मानसिक रूप से ठीक नहीं है, वो चली जाती थी लेकिन आ जाया करती थी, लेकिन लगभग 10-12 दिन से वो गायब है। हम हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन उसका कहीं पता नहीं है अभी। तब उस बच्ची के बारे में माँ बाप को पूरी जानकारी दी जाती है। बच्ची का जो भाई था रामपुर में मजदूरी का काम करता था, लेकिन जब बच्ची से पूछा गया था कि उसके माँ बाप कहाँ हैं तो उसने कहा था कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं। शायद वो मानसिक रूप से पूरी तरह से सही नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा बोला था। लेकिन अब उसके माँ बाप की पहचान हो चुकी थी, पुष्टि हो चुकी थी कि उसके माँ बाप भी जिंदा है, उसका भाई मजदूरी करने रामपुर जाता है और ये लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं है। लड़की को लेने के लिए फैमिली वाले आते हैं लेकिन लड़की उनके साथ जाने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे नहीं जाना, कि शायद जो चाइल्ड वेलफेयर वाले थे वो उसके माँ बाप से ज़्यादा ख्याल रख रहे थे, इसलिए वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिलहाल ये चाइल्ड वेलफेयर के अंडर ही है और इस बच्ची की देखभाल की जा रही है और इसको काउंसलिंग भी कराई जा रही है ताकि ये मानसिक रूप से भी ठीक हो सके। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही जल्द इन लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। लेकिन हम फिर से रिक्वेस्ट यही करेंगे सरकार से कि ऐसी दरिंदों को सिर्फ फांसी की ही सज़ा देनी चाहिए। ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए कि ऐसे जो दरिंदे हैं उनको फांसी दी जाए ताकि ऐसा कुछ भी गलत काम करने से पहले वो 100 बार सोचें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलें। धन्यवाद।